नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो शौर्य गाथा। जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग ऐसी होती हैं जहां बंदूक की जगह दिमाग चलता है। वर्दी अपनी नहीं होती, नाम अपना नहीं होता, और अगर मौत भी आ जाए तो तिरंगा उड़ने का हक भी नहीं मिलता। आज की शौर्य गाथा में कहानी उस हिंदुस्तानी शेर की जिसने पाकिस्तान की फौज के दिल में घुसकर ऐसा खेल किया कि दुश्मन सलाम करता रहा और उसे भनक तक नहीं लगी। उसकी वर्दी के अंदर धड़कता दिल हिंदुस्तान के लिए धड़क रहा था। उसने दुश्मन की वर्दी पहनी और दुश्मन की भाषा बोली, दुश्मन के बीच रहा, दुश्मन की बेटी से निकाह तक किया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, वो था हिंदुस्तान यानी भारत। उसकी भेजी गई खुफिया जानकारी ने दुश्मन की सबसे खतरनाक सैन्य साजिश को बेनकाब कर दिया और भारत के 20,000 से ज्यादा जवानों की जान बच गई। लेकिन हर जासूस की किस्मत में मेडल नहीं होता। जब उसकी असली पहचान सामने आई तो पाकिस्तान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जिस बेटे ने भारत के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी बेटे को आखिरी वक्त में अपना वतन भी नसीब नहीं हुआ। आज शौर्य गाथा में कहानी रॉ के उस ब्लैक टाइगर की, जिसका नाम सुनकर आज भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सिहर उठती है। थिएटर का स्टार, खुफिया एजेंसी रॉ का हथियार। थिएटर की पहचान, दिल में हिंदुस्तान। स्टेज का खिलाड़ी, दुश्मनों का बड़ा शिकारी। रविंद्र कौशिक का खेल, पाकिस्तान हुआ फेल। भारत का फाइटर एक था, ब्लैक टाइगर। राजस्थान की तपती सरजमी, श्री गंगानगर का एक गुमनाम सा गांव, और तारीख 11 अप्रैल 1952। एक पंजाबी परिवार में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी किस्मत में देश की सबसे खतरनाक और खुफिया लड़ाई का हिस्सा बनना लिखा था। नाम था रविंद्र कौशिक। उनके पिता जेएम कौशिक एयरफोर्स में थे। ऐसे में उनका बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां देश पर मन मिटने की चर्चा हर रोज की बात थी। इसका असर रविंद्र कौशिक पर भी हुआ और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। रविंद्र जब मात्र 13 साल के थे, तभी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। चूंकि उनका गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक था और उनके पिता एयरफोर्स में थे, इसलिए उन्हें इस युद्ध के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। भारत से जान देने वाले लोगों की अनेक कथाएं हैं, जिसमें रविंद्र कौशिक का नाम एक अनसंग हीरो के रूप में हमेशा लिया जाएगा। एक महान जासूस जिसने 70s के दशक में एक तरह का ऐसा मुकाम हासिल किया हमारे देश के लिए, जो आज भी हमें वो मुकाम देता है जिसकी हमने कल्पना बहुत पहले से की थी और जहां से हमने शुरुआत की थी और आज हम वहां तक पहुंचे हैं। चुपचाप रहकर पर्दे के पीछे अंडर कवर में काम करते एक बहुत ही अच्छे कलाकार, जिनके अंदर वो प्रतिभा थी जिसे कुछ लोगों ने देखा, समझा, परखा और फिर उसे तराशा और अपनी जान की परवाह नहीं किए ये शख्स
ऐसे जगह पे रहा, ऐसे मुसीबतों और चैलेंजिंग कंडीशंस में रहा और एक तरह से हमारी एडवर्सरीज के लिए एक मुसीबत के रूप में चुपचाप रहकर इतनी सारी उसने हमारे लिए कार्यकलाप हमारे लिए किए जो देश के लिए जरूरी था। छह साल बाद 1971 में जब वो अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म कर चुके थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान की सेना को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इन दो जंगों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पनपने लगी। लेकिन उम्र का दायरा अभी इतना नहीं बढ़ा था कि वो अपने अंदर के इमोशंस को कोई दिशा देकर देश के लिए कुछ कर पाते। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए शहर के एसटी बिहानी पीजी कॉलेज से बीकॉम करने के लिए एडमिशन ले लिया। भारत सरकार ने शायद अभी तक आधिकारिक रूप से रविंदर कौशिक को भारत सरकार का एजेंट नहीं माना है, लेकिन रॉ के जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके दिलो दिमाग में अभी तक रविंदर कौशिक के लिए बहुत ज़्यादा आदर है, सम्मान है, क्योंकि रविंदर कौशिक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान में जाकर भारत माँ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। हाँ, इसके लिए कीमत उन्हें अपनी जान को गंवाकर देनी पड़ी। पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्टिंग और डिबेट में काफी इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने अपने कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उन्हें रंगमंच इतना भाया कि जब भी कॉलेज में या कॉलेज के बाहर किसी भी नाटक का आयोजन किया जाता, उसमें वो जरूर पार्टिसिपेट करते। उनकी पर्सनालिटी और अंदाज काफी शानदार था। उनके साथ ही अक्सर उनकी तुलना बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना से करते थे। बीकॉम की पढ़ाई के दौरान उन्हें एक बार लखनऊ में आयोजित नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में एक्टिंग करने का मौका मिला। उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फ्रीडम फाइटर्स का रोल प्ले करने में था। एक बार उनके कॉलेज में सेना पर आधारित एक मोनो एक्ट प्ले हो रहा था, जिसमें वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल अदा कर रहे थे, जो ऑपरेशन के दौरान आर्मी के चाइनीज सैनिकों के द्वारा पकड़ा जाता है और बुरी तरह से टॉर्चर होने के बाद भी अपने देश की कोई भी जानकारी नहीं देता। वो अपने रोल में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनका अभिनय इतना जबरदस्त था कि किसी की भी आंखें एक सेकंड के लिए उनसे हट नहीं पा रही थी। नियति उस दिन एक कहानी लिखने वाली थी। संयोग से प्ले देखने वालों में उस समय सीक्रेट ऑपरेशन को संभाल रहे कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें रविंद्र कौशिक का परफॉर्मेंस इस कदर भाया कि उन्होंने तय कर लिया कि प्ले खत्म होने के बाद वो उस लड़के को अपने ऑपरेशन में जुड़ने का मौका देंगे।
थिएटर से रॉ तक का सफर, एक्टिंग ऐसी कि रॉ के अधिकारी भी दंग रह गए। उम्र महज 21 से 23 साल और जज्बा देश सेवा का था। एक्टिंग के दम पर चुने गए भारत के सबसे बड़े मिशन के लिए, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक सीक्रेट मिशन। ये वो वक्त था जब रॉ अपने एजेंट्स को पाकिस्तान में भेजकर भारत के खिलाफ हो रहे खुफिया जानकारी को इकट्ठा करके भारत को पाकिस्तान से हर मोर्चे पर एक कदम आगे रख रहा था। 1971 वॉर इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। आगे बताएंगे कि कैसे वो दुश्मन के घर में रहा, दुश्मन की वर्दी पहनी, दुश्मन की सेना में मेजर बना, दुश्मन की बेटी से निकाह किया, लेकिन दिल में सिर्फ एक नाम था, भारत। देखते रहिए शौर्य गाथा। रहस्य, रोमांच, देशभक्ति और एक ऐसा जाबाज जिसने दुश्मन की सरजमी पर जाकर उसकी नाक के नीचे तिरंगा लहरा दिया। बात करें भारत के सबसे महान जासूस रविंद्र कौशिक की। वो दुश्मन के घर में रहा, दुश्मन की वर्दी पहनी, दुश्मन की सेना में मेजर बना और दुश्मन की बेटी से निकाह किया, लेकिन दिल में था नाम सिर्फ और सिर्फ भारत का। किस तरह से इस हिंदुस्तानी शेर ने हिंदुस्तान की रक्षा की सीमा पार, देखिए। दुश्मन का यार, हिंदुस्तान का हथियार। ब्लैक टाइगर, दुश्मन के घर धुरंधर। पाक आर्मी में मेजर, रॉ का बाजीगर। भेष था पाकिस्तानी, दिल था हिंदुस्तानी। ये कोई फिल्मी किरदार नहीं, ये वो सच्चाई है जिसने दुश्मन की सरहद के अंदर जाकर उसकी जमीन पर भारत की परछाई बना दी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की सबसे रहस्यमय कहानी। नाम रविंद्र कौशिक, कोड नेम ब्लैक टाइगर। रॉ को पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को और भी मजबूत करने के लिए एक अनोखे शख्स की तलाश थी, और उनकी यह तलाश रविंद्र कौशिक पर आकर पूरी हुई। रविंद्र के अंदर देशभक्ति के जुनून के साथ साथ शानदार अभिनय की कला भी थी। जैसे ही रविंद्र का एक थिएटर प्ले खत्म हुआ, रॉ के अधिकारियों ने तुरंत उनके सामने एक इंटेलिजेंस एजेंट के रूप में काम करने का प्रपोजल रख दिया। उन्हें रॉ और इसके ऑपरेशंस के बारे में बताते हुए आने वाले सभी खतरों से भी वाकिफ कराया गया। रविंद्र कौशिक जानते थे कि अगर वो इस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं तो उनकी जिंदगी न केवल हर दम मौत के मुंह में रहेगी, बल्कि उनके जीवन की तरह उनकी कुर्बानी भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी। लेकिन शुरू से देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा रखने वाले रविंद्र ने पल भर में अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर लिया और बिना समय गंवाए तुरंत हां कह दी। साल 1973 में रविंद्र कौशिक ने बीकॉम की डिग्री हासिल की। अब उन्हें रॉ के साथ जोड़ने के लिए दिल्ली जाना था, इसलिए वो अपने पिता से नौकरी का बहाना करके दिल्ली चले गए। यहाँ रॉ ने एक कुशल एजेंट के रूप में तैयार करने के लिए 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी। चूंकि उन्हें खुफिया जानकारियों के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान में रहना था, इसलिए सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन से अच्छी तरह वाकिफ करवाया गया। उन्हें पाकिस्तान के रहन सहन,
पहनावे, वहां की भाषा और हर एक बारीक चीज के बारे में सिखाया गया। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण वो पहले से पंजाबी में फ्लुएंट थे, इसलिए उन्हें सीधा उर्दू सिखाई जाने लगी। उर्दू के साथ साथ उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज को सख्ती से फॉलो करने की ट्रेनिंग दी गई। साफ शब्दों में जिस तरह से फिल्म धुरंधर में हमजा अली मजारी के किरदार ने काम किया, ठीक उसी मिशन के लिए रविंद्र कौशिक को चुना गया था। इस दौरान उन्होंने नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान की आयतें भी याद कर लीं। कुछ ही महीनों में रविंद्र ने सब में महारत हासिल कर ली। रविंद्र को पता था कि इस तरह उनकी धार्मिक पहचान पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन देश की खातिर उन्हें सब कुछ मंजूर था। यहां तक कि उनके सभी भारतीय सरकारी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मिटाकर उनकी पुरानी पहचान हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। इसके बाद रॉ ने उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक की पहचान देने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। इन पेपर्स के मुताबिक अब उनका नाम रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर था और वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के निवासी थे। उन्हें एक परफेक्ट रॉ एजेंट बनाने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी तरकीब सिखाई जा चुकी थी। तैयारियां पूरी होने के बाद रॉ ने रविंद्र को आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा। इस कड़ी में उन्हें सबसे पहले यूएई के दुबई और अबू धाबी और फिर कुछ वक्त बाद सऊदी अरब भेजा गया, जहां उन्होंने बड़ी चालाकी से कुछ पाकिस्तानियों से दोस्ती कर ली। करीब 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा, जिस बीच छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए उनका कई बार पाकिस्तान जाना भी हुआ। इस दौरान उन्होंने अपना काम इतनी बखूबी किया कि रॉ के अधिकारियों को भरोसा हो गया कि रविंद्र को अब पाकिस्तान में एक परमानेंट एजेंट बनाकर भेजा जा सकता है। आखिरकार साल 1975 में रविंद्र को परमानेंटली पाकिस्तान भेज दिया गया। उस दौरान भारत में पंजाब की स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी और खालिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। इस बीच 1977 में जियाउल हक ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता हथिया ली, जिसने भारत सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आदेश था कि जियाउल हक पंजाब की उथल पुथल का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। ऐसे में रॉ को पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट्स को हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान आए अभी केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन फिर भी वो देश के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाने का काम बखूबी कर रहे थे। अहम जानकारी जुटाने के साथ साथ रविंद्र पाकिस्तान में हायर डिग्री भी हासिल कर रहे थे, जो उनके बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। जब उन्होंने ये इच्छा रॉ के अधिकारियों के सामने रखी तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के डर से उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन रविंद्र कौशिक ने जिद नहीं छोड़ी। जब पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली तो उन्हें अप्लाई करने की परमिशन मिल गई। ये उनकी काबिलियत ही थी कि वो पहले ही प्रयास में एग्जाम पास कर गए और पाकिस्तानी सेना में कमीशन ऑफिसर के रूप में तैनात हो गए। अकाउंट डिपार्टमेंट में होने के कारण भारत को पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों की मूवमेंट, प्रमुख अधिकारियों की पोस्टिंग और वॉर मटेरियल से भरी ट्रेनों की आवाजाही जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां मिलने लगी। उस दौर में आज की तरह आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं थे। रविंद्र कौशिक सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इनविजिबल इंक से लिखते थे
फिर उसे एक सामान्य लेटर का रूप देकर पहले कुवैत या दुबई भेजते, जहां से वो भारतीय खुफिया तंत्र के जरिए दिल्ली पहुंचता था। शक से दूर रहने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी समाज में खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। उन्होंने वहां के एक लोकल टेलर की बेटी अमानत से शादी कर ली, जिससे उन्हें अरीब नाम का एक बेटा भी हुआ। उन्होंने अपनी देशभक्ति और सतर्कता के बीच अपने परिवार को कभी आड़े नहीं आने दिया, यहां तक कि उनकी पत्नी को भी उनकी असलियत की भनक नहीं थी। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत वो पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहे और जल्द ही प्रमोट होकर मेजर के पद पर पहुंच गए। मेजर बनने के बाद उनकी पहुंच सीधे आईएसआई और टॉप मिलिट्री जनरल्स तक हो गई। उनके भेजे इनपुट्स की वजह से भारत ने पाकिस्तान के कई घुसपैठ के मंसूबों को राजस्थान बॉर्डर पर ही नाकाम कर दिया। पाकिस्तान जो भी प्लानिंग बनाता, भारत के पास उसकी काउंटर स्ट्रेटजी पहले से तैयार होती थी। 1979 के बाद रविंद्र कौशिक का रोल भारतीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम हो गया था। उनके द्वारा भेजी गई खुफिया जानकारियों की बदौलत एक बार भारतीय सेना के करीब 20,000 सैनिकों की जान बचाई गई थी। उनकी इस अदम्य साहस से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें खुद ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। पाकिस्तान में रहने के दौरान वो करीब 3 से 4 बार वाया दुबई होकर गुपचुप तरीके से भारत भी आए। अपने माता पिता को उन्होंने यही भरोसा दिलाया था कि वो दुबई में नौकरी करते हैं। साल 1981 में अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना से उमरा के नाम पर लंबी छुट्टी ली और भारत आ गए। यही वो आखिरी वक्त था जब उन्होंने अपने परिवार को हंसते हुए देखा था, क्योंकि इसके बाद नियति उनका सबसे कड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। वापस पाकिस्तान लौटकर रविंद्र अपने काम में जुट गए और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक पावर स्टेशन की बेहद खुफिया जानकारियां भी भारत भेजी। लगातार मिशन फेल होने से बौखलाई आईएसआई को सेना के अंदर ही किसी इनसाइडर पर शक होने लगा था। तभी साल 1983 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। रॉ ने इनात मसीह नाम के एक नए सब एजेंट को एक स्पेशल मैसेज देकर रविंद्र से मिलने पाकिस्तान भेजा, लेकिन सीमा पार करते इनात मसीह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। भारी यातनाओं के बाद इनात ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर की असल पहचान उगल दी। पाकिस्तानी सेना ने मेजर रविंद्र कौशिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सालों तक अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने भारत के किसी भी सीक्रेट को उजागर नहीं किया। 1985 में उन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। आखिरकार कई जेलों में वक्त काटने के बाद 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की मियांवाली सेंट्रल जेल में टीबी की बीमारी के कारण भारत महान सपूत ने अंतिम सांस ली। देश की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी जान कुर्बान करने वाले ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। शौर्य गाथा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।